लोक पहल के हमारे पंच महाभूत हैं या पांच हमारे आदर्श हैं। पूज्य चतुर्थ सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूज्य राजेंद्र सिंह उपाख्यान रज्जू भैया हमारे आदर्श हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय के गौरव हैं और राष्ट्र के गौरव हैं। और सामाजिक समरसता के विषय में आपने जो पहल संघ के पूज्य संघ चालक के रूप में तथा संघ के एक हमेशा विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के लिए आपका विशिष्ट योगदान और अवदान रहा है। दूसरे तरफ जो हमारे पार्श्व में जो चित्र दिखाई दे रहा है वह है ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी का। पूज्य अवैधनाथ जी एक वाक्य कहा करते थे कि भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ है हिंदुत्व का संरक्षण करना। तो ऐसे पूज्य अवैधनाथ जी हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। उनकी वैचारिकी का निरंतर प्रचार प्रसार करना इस लोक पहल का परम श्रेय, प्रेय और पाथेय रहा है। इनकी नीतियों को हम लगातार प्रचारित प्रसारित करते हैं और राम मंदिर आंदोलन की नींव की ईंट हैं पूज्य अवैधनाथ जी। इसी के साथ हमारे एक और पंच महाभूतों में सम्मिलित हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को हर हृदय का हार बना दिया, ऐसे पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। और हमारे महत्वपूर्ण आदर्शों में से हैं स्वदेशी के पुरोधा और स्वदेशी की अलग जगाकर भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद को और प्रखरता का स्वर देने वाले भारत रत्न और शिक्षा जगत में प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के समिश्रण से भारत को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। इसी के साथ हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ऐसे दीनों के, दलितों के विषय में, समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति के विषय में चिंतन करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे जो एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। जैसे हम घर में जन्म लेते हैं, एक परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार से निकलते हैं तो हमारी एक जाति होती है, जाति से निकलते हैं तो हमारा समाज होता है, और समाज के बाद जो सबसे बड़ा संवाद, समाज के बाद जो सबसे बड़ा संस्थान होता है हमारे एकीकृत होने का, वह राष्ट्र होता है। और महाभारत में शांति पर्व में पितामह भीष्म ने कहा है कि जिस प्रकार हाथी पांव में आकर सभी जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, वैसे ही दंड नीति में या राजनीति में आकर के सभी पांव समाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र को वो बड़ा संवास, वो बड़ी व्यवस्था बताई है जिसमें हम अपने सारे कलुष मिटा सकते हैं। जैसे मधु की चाशनी में जाकर के कुछ बिल्कुल वह मधुरिम हो जाता है, उसी तरह राष्ट्र वो बड़ा संवास है, राष्ट्र वो बड़ा केंद्र है जिसमें आकर के भारत की जाति, सामाजिक व्यवस्था, सब कुछ विकृतियां भी उसी में समाहित हो जाते हैं। ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं और लोक पहल इन्हीं पंच महाभूत की नीतियों को, विचारों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसी के साथ हमारे लोक पहल के अध्यक्ष डॉक्टर BL आर्या सर हैं और लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह हैं जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं और स्वदेशी जागरण मंच प्रचार टोली के अखिल भारतीय सदस्य हैं। और जो महत्वपूर्ण लोक पहल के स्तंभ हैं उनमें से एक प्रोफेसर अविनाश पार्थीटकर सर हम लोगों के सम्मुख हैं। आज आपका पाथेय उद्बोधन हमको प्राप्त होगा। इसी के साथ डॉक्टर आलोक चौहान सर, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी लोक पहल के अनन्य स्तंभों में से हैं। डॉक्टर चंद्रकिशोर जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेन कैंपस में, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, ऐसे हमारे जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अब मैं अधिक समय न लेते हुए आज के विषय पर, नागरिक कर्तव्य, आयाम और चुनौतियां। भारत में कर्तव्य निरंतर धर्म का पर्याय रहा है। हम जो भी करते हैं हमारे यहाँ कर्तव्य पर अधिक और अपने अधिकारों पर कम ध्यान आकर्षण किया गया है। अधिकार
पाश्चात्य अवधारणा है, जबकि कर्तव्य पूर्ण रूप से भारतीय अवधारणा है। लेकिन उसके कई आयाम हैं। कर्तव्य हम जहां जहां हम एक शिक्षक का कर्तव्य अपने शिक्षा अपने विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से फैसिलिटेट और कम्युनिकेट करना है। जब हम नागरिक के रूप में होते हैं और अपने नागरिक जीवन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो आयाम का परिवर्तन हो जाता है। एक लेखक अपना एक लेखक अपना योगदान समाज के लिए देता है, विकृतियों से लड़ने के लिए और सन्मार्ग दिखाने के लिए, तो उसके कर्तव्य अलग होते हैं। लेकिन समेकित रूप से भारतीय नागरिक का कर्तव्य क्या हो सकता है? संघ ने भी स्वदेशी, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक कर्तव्य बोध पर विशेष ध्यानाकर्षण किया है। ये हमारे आदर्श हैं और इन्हीं पर राष्ट्र अगर आगे बढ़ेगा तो हम उन्नति के स्पर्श कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी राज्य की पहचान इसलिए नहीं होती है कि वहां पर कितने युवा हैं और कितने प्रतिभाशाली हैं, बल्कि उस राष्ट्र की पहचान होती है कि उस राष्ट्र के युवा कितने सम्यक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। पूरा भारतीय दर्शन कर्तव्य, पूरा गीता कर्तव्य परायणता का ही दर्शन है। तो मैं बिना किसी व्यवधान के अब मैं सीधे आज के उद्बोधन करता, हम जिनका पाठ्य हम सबको प्राप्त होगा, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश पार्थीडकर सर को बड़े समादर के साथ हम आज के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। सर सर लग रहा है सर की माइक सर जो है शायद। जी जी हाँ। जी सर आ अभी रही है सर। सादर अभी प्रणाम सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी, और धन्यवाद कि इस बार अवसर मुझे दिया गया। यह प्रबुद्ध लोगों का एक मंच है, और ऐसा कहते हैं कि जब कुछ प्रबुद्ध लोग मिलकर कुछ एक साथ सोचते हैं, करते हैं, तो संपूर्ण समाज को उसका फायदा मिलता है। आज की जो संगोष्ठी का विषय है नागरिक कर्तव्य, जो बहुत ही समीचीन है, बहुत ही प्रासंगिक है। कारण उसका यह है कि कई बार सामान्य परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि कई बार भारतीय नागरिक अधिकारों के प्रति तो ज्यादा सजग, परंतु कर्तव्य बोध से कहीं ना कहीं उन्नत होता चला जाता है। कर्तव्य बोध के से लोप होने के का परिणाम यह होता है कि उसको भले बुरे का, परिस्थितियों का भान न होकर केवल अपनी ही अपनी सोचता है। हम सभी जानते हैं 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली, और स्वतंत्रता के समय शायद हमारे जो संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास नहीं था, जबकि जब स्वतंत्रता मिली तो प्रत्येक नागरिक के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फूट कर भरी। लेकिन 25 वर्षों के बाद ही इस बात को महसूस किया गया कि नहीं, संविधान में इस बात की भी हमें चर्चा करनी चाहिए, इस बात की भी प्रावधान करना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कई बार समाज में, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या समाज में विमर्श होता है कि हमें संविधान की आवश्यकता है या हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि संविधान हमें जो देता है वो देता है कि अगर कोई बात घटना घट जाए, कोई अन्याय हो जाए या कोई क्राइम हो जाए, तो उसकी रेमेडी देता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया है तो उसकी सजा के प्रावधान है, यानी इसका उसमें बहुलता है। लेकिन हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद पुराण उपनिषद स्मृतियां, रामायण महाभारत, इसकी जो इसके जो सिद्धांत है कथाओं के माध्यम से, इसकी जो बातें हैं, वे हमें प्रेरित करती हैं कि व्यक्ति अपराध न करे। तो एक की अप्रोच प्रोएक्टिव है और दूसरे की अप्रोच रिएक्टिव।
लेकिन दोनों आवश्यक है, समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को आदर्श बनाते हैं, इन तरह की कहानियों को, इस तरह के कथानकों को अपने चरित्र में उतार कर, उनके आदर्श नागरिकों को, उनके आदर्श लोगों के बातों को अपने चरित्र में उतार कर अपने आप को आदर्श बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह बात कहाँ से आई। तो मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी सी एक बात कहूंगा कि राम तो गढ़े जाते, शिवाजी गढ़े जाते, लेकिन जो रावण होते हैं, कंस होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, आतंकवादी होते हैं, ये अपने आप पैदा होते हैं। इसको ऐसे समझेंगे कि अगर चांदी का एक बर्तन है, चांदी की आप पूजा करते हैं, चांदी की कटोरी में आप नैवेद्य लगाते हैं, उस नैवेद्य में आपने मान लीजिए खीर डाली, खीर डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से नहीं धोया, या धो के रख भी दिया, तो कुछ समय बाद अगर उसने उसको ध्यान नहीं दिया गया तो चांदी की कटोरी काली हो जाती, हरी रुक जाती है, फिर काली हो जाती है। तो उसको चांदी के पात्र को आपको रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से लोहे की आप केयर नहीं करेंगे, उसको साफ सफाई नहीं करेंगे, तो उसमें जंग लग जाती है। लकड़ी के दरवाजे अगर आपके घर में लगे हैं और आपने उसकी केयर नहीं की, दरवाजे को खोला या बंद नहीं किया, तो कुछ समय बाद दीमक लग सकती है। उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के चरित्र में अगर आप सकारात्मक चीजें नहीं डालते हैं, उसको नहीं बताया जाता है, अगर आप उसको नहीं गढ़ते हैं, तो वो रावण या कंस या किसी भी आतंकवादी जैसा व्यक्तित्व प्राप्त कर देते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे 11 नागरिक कर्तव्य हैं। हमारे संविधान में 11 नागरिक कर्तव्य नहीं है। 42वें संशोधन में संविधान में इसका प्रावधान रखा। 1976 में से पहले ये नागरिक कर्तव्य नहीं थे। संविधान के अध्याय 6वें ए में और 51 ए में ये सबके प्रावधान है। लेकिन 1976 में सब मिला के 11 यह अध्याय या 11 प्रावधान नहीं, पहले 10 थे। लेकिन 2002 में तत्कालीन हमारी सरकार थी, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। और उसमें 86वें संविधान संशोधन में आयु 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के आयु के बच्चों को पढ़ाने के लिए और साक्षर बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। समाज को प्रेरित किया गया कि उनके बारे में भी सामान्य समाज सोचे। तो इस तरह से 11 संविधान, 11 नागरिक कर्तव्य जो थे। स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें, उनकी संस्तुतियों के आधार पर इसको उन्होंने कहा था कि इन सबको बाध्यकारी बनाया जाए 1976 में। लेकिन उनकी सारी संस्तुतियों को नहीं माना गया, इसी तरह से इसको बाध्यकारी भी नहीं बनाया। उन्होंने कहा नहीं, ये नैतिक दायित्व है। जैसे बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रध्वज अभी हर हर तिरंगा अभियान चला था, हर तिरंगा अभियान में उसका एक प्रोटोकॉल सेट किया गया। उन्होंने कहा कि भाई झंडा सबको लगाना चाहिए, सरकारी इमारतों पर लगेगा, उसका एक प्रोटोकॉल है। अगर कोई और दूसरा झंडा लगता है तो तिरंगे की ऊंचाई सामान्य झंडे से, आपके दूसरे झंडे से ऊपर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा ध्वज लगाना चाहिए, ध्वज का पूरा प्रोटोकॉल होगा, सुबह फहराया जाएगा, शाम को उतारा जाएगा, इस तरह से बहुत सारी उसे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि झंडा लगाने के लिए लोग थोड़ा बच रहे लोग, थोड़ा ऐसा ना कोई गलती हो जाए, कोई कानून का उल्लंघन हो जाए। लेकिन 2002 के बाद भी यह भी एक बात आई कि नहीं, झंडा लगाने के लिए उतना कड़क प्रोटोकॉल नहीं है, कोई भी आगे लगा सकता है। ये जो हमारी जो हमारे नागरिक कर्तव्य है, इसकी जो मूल जो कल्पना थी वो रशिया से यानी यूएसएसआर से लिया गया। जब यूएसएसआर में इस तरह के सारे नागरिक कर्तव्य थे, तो वहीं से हम लोगों ने उन्हें लिए। अब हमारे सबसे बड़ी बात है कि 11 मूल कर्तव्य होते कौन कौन से। तो पहला है कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा, जहां पर भी राष्ट्रगान होना होगा तो आप बैठे बैठे भी सुन सकते हैं, आप उसके लिए खड़े होंगे, उसके सम्मान में खड़े। अब अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको एकदम जेल डाल देंगे। हाँ, उसका है कि आप उसकी भर्त्सना कर सकते हैं, आप उसके आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि कई सारे इस तरह के लोग, बहुत ही जिम्मेदार लोग, जो कभी संवैधानिक पदों पर रहे हैं, और एक तो नाम लेना उचित नहीं है, उपराष्ट्रपति पद तक
को भी पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। और वे भी राष्ट्रगान चल रहा था लेकिन वो अब बैठे तो कर्तव्य तो था, चूंकि बाध्यकारी नहीं इसलिए कर सकते हैं, लेकिन समाज ने बहुत उनको क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना की, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख नहीं। फिर दूसरा आया कि राष्ट्रीय आंदोलनों की जो प्रेरक है, आदर्श है, उनको अपने हृदय में संजोना। राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से प्रेरक है? हमारे जितने भी महापुरुष है, मान लीजिए तात्या टोपे हैं, जैसे मान लीजिए चापेकर बंधु है, वीर सावरकर है, या आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह है, गांधी जी है, मोदी जी है, ऐसे बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक हैं। उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजोना, यह भी एक हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि कालांतर में जैसे जैसे आजादी हमको मिलने में ज्यादा ज्यादा समय बीता बीते चला गया, तो सामान्य जनमानस उनके किए गए कार्यों को भुलाने लगा, और कई बार उनकी आलोचना भी करने लगा कि एक व्यक्ति का जीवन है, अगर उसने अपने जीवन में 1000 काम किए होंगे, उसने तो 150 काम आज की इस परिस्थिति के हिसाब से सही नहीं किए होंगे, तो इसका मतलब नहीं उनके सारे कार्य खराब हो। लेकिन उस उन 15-20 कार्यक्रमों के कार्यों की वजह से उनके संपूर्ण जीवन के अच्छे कार्यों को अगर हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम उनके जो आदर्श है, उनके जो कार्य है, उनको हम भुला रहे हैं। आज हम देखते हैं वीर सावरकर जी के लिए भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि उन्होंने वर्षों सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटी, और उनको कोल्हू में एक बैल की जगह कोने लगाया जाता था, हाथों से नारियल को छीला जाता था, उनको छीलने के लिए बाध्य किया जाता था। बड़ी यातना और कठोर उन्होंने सजा दी। लेकिन आज हम उनके बारे में क्या कहते हैं? माफी वीर है और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। परिस्थितियों की बातें हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अब जितना आपने बोल दिया, एक वाक्य दे दिया, उसके पीछे की अगर पूरी परिस्थिति समझाएंगे तब तो समझ में आएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरकों को या उन आदर्शों के प्रति भी हम असम्मान व्यक्त करने लगते हैं। यह भी हमारा मूल कर्तव्य है कि जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसके लिए भी हमको भागते रहो। फिर तीसरा आता कर्तव्य है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। आज हम देखते हैं कि हम अ, भारत के एक टुकड़े होंगे, हमारे एक विश्वविद्यालय में ऐसा नारा लगता है, और उसके उसके समर्थन में और भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी होती हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो नागरिक कर्तव्य है उसके प्रति आपके मन में भी सम्मान नहीं है। आज कहते हैं कि धारा 370 जिसका एकदम साक्षात प्रमाण है, जब कश्मीर में धारा 370 लगी, उसका परिणाम हम सभी ने देखा, कितना देश प्रतिदिन उस हिस्से को खोता चला जा रहा था। लेकिन जब देखा गया कि 370 हटाई गई, तो आज वहाँ सकारात्मक परिणाम है। लेकिन अब फिर राजनीतिक माहौल गरमाया और एक पार्टी कह रही है कि हम आते ही धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि क्या आपके मन में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के प्रति सम्मान है या नहीं? आप उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप संकल्प है भी कि नहीं? तो ये बात भी हमको समझनी पड़ेगी। फिर चौथा जो नागरिक कर्तव्य है, देश की रक्षा अगर करनी हो, अगर उस तो अगर कोई आह्वान करता है तो इसके लिए आगे आता है। जब भी कोई आपत्ति काल आता है, विपत्ति काल आता है, तो क्या सामान्य जन नागरिक का क्या कर्तव्य? जब आपने देखा होगा कि सिराजुद्दौला, नवाब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसका जो सिपह सालार मीर जाफर था, मीर जाफर जब धोखा देता है सिराजुद्दौला को, तो अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेज जीतते, जब जीत के बाहर निकल रहे होते हैं उस किले से, तो दोनों तरफ, दोनों रास्तों में भारत का जनमानस खड़ा है, और उस अंग्रेज अधिकारी के सम्मान में लोग तालियां बजा रहे हैं। तालियां क्यों बजा रहे थे? क्योंकि राजा इतना क्रूर था, उसको लगा कि चलो कम से कम ये जाएगा, कोई भी आएगा उससे तो अच्छा ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विदेशियों के हाथ में हमारी सत्ता चली गई। लेकिन हमने देश की अखंडता और एकता के अगर यदि आह्वान होता है, तो उसके लिए अगर कोई आगे आए क्या? 1948 में युद्ध हुआ भारत का पाकिस्तान से, 1962 में चाइना से हुआ, चीन से हुआ, 1965 में
हमारा पाकिस्तान से हुआ, 1971 में पाकिस्तान में, 1999 में, इतने सारे। अगर आपके युद्ध हुए, उस युद्ध में भारत के जो सामान्य नागरिक हैं उन्होंने अपने अपने स्तर से योगदान दिया। स्पेशली हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया, कंधे से कंधा मिलाकर उसमें दिया। तो देश में जब भी आप देखते हैं, हम लोग इसराइल का उदाहरण दें, इसराइल के उदाहरण में वहाँ अगर कोई भी घटना दुर्घटना होती है और उसका कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा होगा और आपत्ति काल में अपने देश को लौट जाता है, क्योंकि वह उस कर्तव्य बोध से बंधा हुआ है, उसको लगता है कभी विपत्ति आएगी तो सब एकजुट होना है। और ऐसा वो लगातार करते हैं, ये बात हमें उनसे सीखनी पड़ेगी। हमें देख रहा हूँ उनके यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन काल में 2 वर्ष की आर्मी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर व्यक्ति आर्मी जैसे डिसिप्लिन में 2 वर्ष रह लेता है तो उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत अनुशासन आता है और देश के प्रति मरने बिटने का जज्बा उसके सामने आता है। जब भी आपने का कोई भी रेल दुर्घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, आपदा की स्थिति, बाढ़ की स्थिति आती है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता वहां जाकर खड़े होते हैं। आप चित्र आए दिनों आप देखते रहते हैं। तो जब भी कभी आपत्ति काल आती है तो वह नागरिक इस विपत्ति काल में सामने खड़ा होता है। तो ये भी हमारे कर्तव्यों की बात, इसको हमें संजोए रखना पड़ेगा। फिर पांचवा बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक समरसता, भ्रातृत्व की भावना। सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व की भावना का मतलब, समरसता का मतलब समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप भेद न कर पाए। समरस, समरस का मतलब है, इसका उदाहरण समझ लीजिए। एक पात्र में अगर आप पानी ले और पानी में अगर चीनी घोल दें और उसको घोल देंगे तो संपूर्ण पानी में मिठास तो आ जाएगी, लेकिन आप उसमें चीनी को पहचान नहीं सकते। इसको कहते हैं समरस। वहीं अगर आप चाय के प्याले में अगर आप चीनी अलग से घोलते हैं ऊपर से देखिए और आखिरी घूंट में अगर आपको थोड़ी सी चीनी ज्यादा लगती है तो इसका मतलब क्या है, कहीं तो चीनी कम है, कहीं चीनी ज्यादा है। तो बाद में लगता है आखिरी घूंट में मुंह ज्यादा मीठा, या कहीं कोई ज्यादा समस्या आपको ऐसी लगती है। तो समाज में संपूर्ण समाज समरस है अगर आपस में भ्रातृत्व की भावना है। हमारे वेदों में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहते हैं संगचत्वम संवदतम समूह मनांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्व संज्ञानानाम उपसति समानो मंत्र समिति समाज। इसका मतलब है कि संगठतम संवदतम मतलब हम पंग से पंग मिला के चले, हमारे मन एक हो। देवा भागम यथा पूर्व संजाना उपासते, जिस प्रकार से देवों ने साथ चलकर साथ मिलकर अपने अपने भाग को प्राप्त किया, संजाना उपासते, ये भी हमें करना पड़ेगा। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं हमारे घर में जो काम करने वाली दाई बाई है, और घर में स्थिति ये होती है कि हमारे घर में क्या पात्र अलग है क्या, उसके उसके चाय का पात्र अलग है, उसके पानी पीने का पात्र अलग है। हम बाहर तो बहुत चिंता करते हैं, समाज एक नहीं है, लेकिन हमारे घर में पात्र ही, जब हमारे घर में हमारी सेवा करने वाली दाई बाई का अगर पात्र अलग है तो हम क्या समझता करेंगे। तो वे सारे कारक जिससे कि विभेद पैदा होता है उसको आज मिटाना होगा, ये समझता है। और वीर सावरकर ने उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के 7 प्रमुख कुरीतियां हैं, उसको आपको दूर करना पड़ेगा। सिंधु बंदी है, व्यापार बंदी है, वेद बंदी है, ऐसे करके 7 तरह की है। रोटी बेटी बंदी है, बेटी बंदी है, ऐसे 7 उनने का कुरीतियां है। रोटी बंदी का मतलब एक दूसरे के घर में भोजन नहीं करना, बेटी बंदी मतलब एक दूसरे के परिवारों में शादी नहीं करना। फिर सिंधु बंदी है यानी कि समुद्र के उस पार क्रॉस नहीं करना। शुद्धि बंदी है यानी अगर कोई भी धर्मों धर्ममुख हो गया है, दूसरे धर्म को, दूसरी पूजा पद्धति को अपना लिया है, वापस हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है तो उसका वो भी प्रोहिबिशन है। इस प्रकार के 7 वीर सावरकर ने उन्होंने बताया कि ये 7 कुरीतियां भारत के समाज में आ गई है, इनको जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक समरसता नहीं हो सकती। इस बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगला है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को सजोना। क्या हमारी जो सांस्कृतिक जो पहलू है, हमारी जो ऐसी संस्कृति है जो साझा संस्कृति है, और हमारे देश की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, क्या उनको हम संजो रहे हैं क्या। हमारे अंदर हमने देखा हमारे यहाँ भक्त प्रहलाद की कहानियां हैं, ध्रुव की कहानियां हैं, राम की कहानी है, कृष्ण की कहानी है। ऐसी अब कहानी क्या है, वो इतिहास है। और जब इतिहास हमारे मन में गहरा कर जाता है तो संस्कृति का एक हिस्सा बनता ही है।
तो ऐसी संस्कृति जो गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाती है। हमारी संस्कृति कलेक्टिव संस्कृति है, एकाकी संस्कृति नहीं। पश्चिम की संस्कृति एकाकी संस्कृति है, अकेले अकेले लोग जीते हैं। हम लोग, हम जो भी तीज त्योहार मनाते हैं एक साथ। अभी कल ही आपकी हरतालिका तीज थी, आपने देखा हो घरों में आस पड़ोस की महिलाएं मिलकर एक साथ आके व्रत करती हैं। तो ये क्या है? ये हमारी सामाजिक संस्कृति है। हमारी संस्कृति कलेक्टिव संस्कृति है, एकाकी संस्कृति नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा। फिर अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए बात करना। पर्यावरण संरक्षण में तो आप देखते ही हैं, हमारी जितनी भी अ, जो परंपराएं हैं, पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाना, धागा बांधना, उनको वस्त्र पहनाना, वहां दीपक जलाना। प्रत्येक पेड़ का अलग अलग महत्व है। पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। अब ये इतने सारे जो पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जितने भी जानवर है, जानवरों को रखा गया है। भगवान शिव जी के गले में सर्प है, अब कहते सर्प को नहीं मारना चाहिए, उसको उससे जोड़ दिया है। उनका गणपति का जो वाहन है वो मूषक है, ये आपको देखना है। शिव जी जिस पे बैठते हैं वह सांड है, बैल है, वह गोवंश है, इस तरह देखते हैं। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, ये हमें देखते हैं। भगवान सॉरी माता पार्वती का जो वाहन है वो कोयल है। आप देखते हैं कि वैसे आप देखेंगे कि सांप चूहे को खा लेता है, चूहे को मोर खा लेता है। भगवान माता पार्वती का वाहन सिंह है, अब सिंह बैल को खा सकता है। लेकिन सब एक परिवार का हिस्सा है, यही तो समरसता है, ये हमें देखना पड़ेगा। और साथ में प्रकृति के प्रति आप देखते हैं कि एक सामंजस्य बना हुआ है। यह हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। अभी हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका अभियान चलाया, और आप देखते हैं पूरे देश में एक एक पेड़ लगाना है, तो शुरू किया है। पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं क्या? घर से निकलने के लिए हम क्या सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं? कि सामान लाते हैं प्लास्टिक लेके आते हैं, और आते हैं तो कहीं पर उसको निकाल के फेंक देते हैं, इसको सब संजोते हैं, कुछ करते हैं। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो हमारा कर्तव्य पर्यावरण का संरक्षण भी है। फिर आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि इसमें जैसे एक मानववाद, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। अब हम लोग कहते हैं इस बात को क्योंकि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अंधविश्वास है इसका मतलब है आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारते हैं। अब अंधविश्वास में भी क्या, जैसे कि छोटी सी बात है, अगर आप पूछते हैं कि कई बार कहते हैं कि ईश्वर है क्या, ईश्वर है भी कि नहीं पता नहीं। मैं कहता हूँ अगर ईश्वर आपके मन में नहीं है तो आपके मन में घोर नकारात्मकता। नकारात्मकता क्यों है? मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई इस तरह की व्याधि आई और असाध्य रोग आ गया, और आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस बीमारी का कोई निदान नहीं है। उस कठिन काल को प्राप्त को अवॉइड करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ईश्वर का सहारा लेना। अगर आपके जीवन में ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं है तो आपके मन में घोर निराशा आ सकती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति शून्यते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विम परिवर्तने। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति है, यह सतत चराचर है, चारों तरफ घूम रही है। मेरी अध्यक्षता का मतलब मैं केंद्र में हूँ और प्रकृति मेरे चारों तरफ घूम रही है। हेतु नानेन कौन्तेय, इसी कारण से है कुंती पुत्र जगद्विम परिवर्तन, इसी कारण से जगत में जितने भी परिवर्तन है वो इसी कारण से हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसको आप दो दृष्टि से देख सकते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए और एक भौतिक शास्त्र की दृष्टि से, खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखिए। अगर आप खगोल शास्त्र की दृष्टि से आप देखते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कि अगर वो खगोल शास्त्र की दृष्टि है तो इसका मतलब आप इसको ये मान के चलते हैं कि कोई ब्लैक होल होगा, उस ब्लैक होल में जो केंद्र में हो वही भगवान है। हम किसके चारों तरफ लगाते हैं? सूर्य कहते हैं हमारा प्रत्यक्ष देव है। सूर्य हमारा प्रत्यक्ष देव का मतलब क्या है? कि चारों नवग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमें सूर्य सामने दिखता है, वो हमें ऊर्जा देता है, हमने उसको देवता माना। फिर सूर्य किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? आकाशगंगा के केंद्र में जो ब्लैक होल है उसके चारों तरफ हमारा सोलर सिस्टम पूरे चक्कर लगाता है, तो हमारा लोकल देवता हुआ। फिर वह संपूर्ण आकाशगंगा भी किसी का चक्कर लगाती है। ये खगोलीय दृष्टि से ये तो अब सिद्ध हो चुका है। तो उसके केंद्र में क्या है? तो हम कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र है वही भगवान है, उसको हम कहते हैं भगवान नारायण।
और कृष्ण काले हैं, भगवान नारायण की कल्पना काली है। काला क्या है? कृष्ण मतलब ब्लैक होल है। इसका मतलब क्या है? इस सिंबॉलिक तरीके से हमारे यहाँ बताने की बात कही है। अब उसको आप भौतिक दृष्टि से देखिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान ने कह दिया है, व्यादेक्षिण प्रकृति सूर्य से चराचर हेतु नाने कौन थे जगत में परिवर्तित थे। इसका कारण जितने भी इस विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं मेरे ही कारण से हो रहे हैं। अब इसको आप समझ लीजिए। तो दोनों ही दृष्टि है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। फिर अगला 9वां जो कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। आज आप देखते हैं बड़े लंबे लंबे प्रयोग हो रहे हैं, आप फेसबुक पे और सोशल मीडिया में देख रहे हैं। इतनी भी आपकी रेलवे ट्रैक पे आप देखते हैं कोई लोहा रख दे रहा है, कोई पत्थर रख दे रहा है, कोई लकड़ी का गट्ठर रख दे रहा है, और वीडियो आ रहे हैं। और कई बार रेलवे की इधर लगातार ट्रेन बेपटरी हुई है। तो सार्वजनिक संपत्ति तो हमारी संपत्ति है, जान माल की संपत्ति तो होती है, लेकिन कई बार देखते हैं थोड़ी सी भी आपने जनता सड़कों पे आई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान कर लगते हैं, बस जलाई जाती है, ट्रेन जलाई जाती है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि यह हम सभी का कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को विनाश से बचाना। अगर कोई ऐसा करता है उसको रोकना, ये भी आवश्यक है। फिर 10वें नंबर का हमारा मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से विकास करना। हमने कहा कि हमारी तो संस्कृति कलेक्टिविस्ट है, हमारी इंडिविजुअल सोसाइटी नहीं है। कलेक्टिव सोसाइटी का मतलब है कि पूजा भी करते एक साथ करते हैं। अगर हम पिक्चर भी देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अकेले नहीं जाते, साथ में एक आध व्यक्ति को हम ले जाते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और आप देखिए कि अभी मैं कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि टॉप 10 जो कॉम्पिटेंसीज है, अगर किसी भी आदमी की क्षमताओं को, अगर किसी को हायर करना हो, किसी को अगर आपको लेना हो अपने उसमें कंपनी में, तो सबसे बड़ी जो क्षमता क्या मानी जाएगी कि ग्रुप में काम करने, टीम में काम करने की क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। तो ये बात तो आप देखते हैं कि अगर हम सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से विकास करना, यानी कि सहकारिता, यह भी हमारा कर्तव्य है। अकेले अकेले तो सब कर सकते हैं, लेकिन सब मिलके साथ करेंगे तो वो ज्यादा समाज में स्थायित्व लाते हैं। तो अब ये बात हम तो देखते हैं कि हम जितने भी हमारे आरएसएस संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, समूह में काम करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, एक साथ काम किया जाता है, सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। फिर अंतिम है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य अब आप देंगे। ठीक है, भारत सरकार ने 2002 के बाद फिर 2005 में एक एक्ट लाया, इसमें सर्व शिक्षा अभियान लाया। सर्व शिक्षा अभियान में उन्होंने कहा 6 वर्ष से आयु से 14 वर्ष की आयु का बच्चा अगर स्कूल नहीं जाता है तो उसको हमने लेबर माना है, कहीं चाइल्ड लेबर कर रहा है, कहीं ना कहीं काम कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि उस बच्चे को पढ़ाना नैतिक जिम्मेदारी है, सभी की समाज की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, आप टीवी को, आप बहुत सारे आपके सोशल मीडिया में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो उन झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जाकर निशुल्क बच्चों को पढ़ाते हैं। और बाकायदा पीरियड लगता है, बच्चे दिन में भीख मांगते हैं और शाम को आके वहाँ पढ़ाई करते हैं। कुछ समय बाद वो भीख मांगना बंद कर देते हैं और वो पूरे पढ़ाई में जुट जाते हैं। और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, और उन्होंने अपने जीवन में सफलता भी अर्जित की। अभी हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की सेवा भारतीय प्रकटता है, इस तरह के कार्यक्रम करता है। हमारे बगल के सुल्तानपुर विभाग में इस तरह का कार्यक्रम हुआ। ऐसे माँ बाप जो जो सड़कों पर भीख मांगते थे, उनके बच्चे इसी आवारा घूमते थे, उनको बैठा के पढ़ाना शुरू किया। आज वो 30-40 बच्चे हैं और 30-40 बच्चों की पढ़ाई बाकायदा हो रही है। हमारे जौनपुर के डोभी खंड में एक वो भी निःशुल्क छोटे और असहाय बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो ये सारे कार्य भी हमें करना चाहिए। ये हमारे सब मिलाकर 11 मूल कर्तव्य। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें हम लोग कई शिक्षक भी हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हम चिंता तो करते हैं कि समाज कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ, क्या हम अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्या कभी भी सप्ताह में एक भी दिन ऐसे किसी विषय के बारे में बच्चों से चर्चा करते हैं क्या? या सिर्फ समाज की चिंता ही करते हैं, जो अनाचार दुराचार हो रहा है और चिंता करते हैं कि भविष्य क्या होगा। लेकिन जो हमारे सामने अगली पीढ़ी है, जिसको हमें जिसके चरित्र का निर्माण करना है, जिसको कर्तव्य बोध कराना है, क्या उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि या सिर्फ हमको जो लिखा लिखा है, सिलेबस दे दिया गया है, हम केवल उसी की चर्चा करते हैं, या उसी पर ध्यान देते हैं कि समय पर हमारा सिलेबस हो जाए और परीक्षा हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? नहीं, एक अच्छे नागरिक पैदा करना किसी भी शिक्षा का अल्टीमेट उद्देश्य है। अच्छे नागरिक आप बना देंगे तो वो आपको लंबे समय तक आपके देश में सकारात्मक योगदान देगा।
ये तो शिक्षा की बात है। फिर घर में भी प्रथम गुरु कौन है? माँ है। द्वितीय गुरु बाप है। तृतीय गुरु जो हमारा शिक्षक है। तो माँ को पता है कि बच्चे से किस बारे में चर्चा करनी है। अगर माँ को विषय पता है कि बच्चे से किस बारे में चर्चा करनी है, उसको किस तरह का चारित्रिक बल देना है, ये बात समझनी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी है, स्वामी विवेकानंद के संस्मरण में आता है। एक बार उनके पिताजी थे, वो छोटे 6-7 वर्ष की आयु के रहे हो। तो उस दिन छुट्टी का दिन था, तो पिताजी ने कहा कि आज मैं कहीं जाना नहीं, तुम तैयार हो जाओ, आज हम लोग नगर भ्रमण को चले। नगर भ्रमण के लिए बच्चा तैयार होता है, बालक नरेंद्र तैयार होता है। पिताजी ने बग्घी मंगाई जाती है, बग्घी वाला आता है, आके बैठ जाते हैं। दोनों लोग पूरे कलकत्ते शहर में घूमते हैं। उनको कई अच्छे अच्छे भवन दिखाए जाते हैं, स्मारक दिखाए जाते हैं, कई अधिकारियों के बंगलों दिखाए जाते हैं। और शाम को आते आते जब घर आते हैं, तो पिताजी ने ऐसे ही पूछा कि तुमने इतने इतना स्थान देखा, तुम इस समय में क्या बनना चाहते हो? तो बालक कहता है कि मुझे बग्घी वाला बनना है। तो पिताजी को बड़ा क्रोध आता है कि कहते हैं कि मतलब मैंने इतना अच्छे अच्छे जगह दिखाया, तुमको बग्घी वाला ही बनना है। एक छोटी सी चपत लगाते हैं। तो माँ देख रही होती है अंदर से, माँ उनको अंदर ले जाती है कि अंदर आओ। अंदर उनको ले जाती तो पूजा स्थान में ले जाती, पूजा स्थान ले जाती तो पूछती तुझे क्या बनना है? तो बोले मुझे बग्घी वाला बनना है। फिर से वो दोहराती, बोले अगर तुझे बग्घी वाला बनना है तो सामने चित्र लगा था जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन और रथ के सामने खड़े हैं। तो बोले अगर बग्घी वाला बनना है तो तुझे इस तरह के बग्घी वाला बनना पड़ेगा, भगवान कृष्ण जैसे बग्घी वाले। और उनका हृदय परिवर्तन बाद में आपने देखा कि उन्होंने कितना समाज को दिया। तो माँ ही एक ऐसी है जो अपने बच्चे को स- एक सही मार्ग देती है, उत्तम गुरु है। आपने देखा कि हमारे, मैंने कहा शुरू में ही कि राम और शिवाजी गढ़े जाते हैं। तो राम को गढ़ने में हमारे गुरुकुल परंपरा की बहुत योगदान था, राम को गढ़ने में समाज का बहुत इतना योगदान था, राम को गढ़ने में महर्षि वशिष्ठ का योगदान था, राम को गढ़ने में उनकी माताओं का बहुत योगदान था। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज को पढ़ने में जीजाबाई, जीजा माता का योगदान था। एक अच्छी माँ ने एक अच्छे नागरिक को, अच्छे राजा को दिया हमको। तो जब हमारे घरों में हमारे ही बच्चे हैं, तो अगर माँ को अपने बच्चे से किस विषय पर बातचीत करनी है यह नहीं पता होगा, तो हम अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर सकते। कर्तव्य बोध माँ सबसे पहले कराए, ये बात हमको समझना। कई बार हम देखते हैं कि एक अच्छे नागरिक का कैसे हम विवेक कर पाते हैं, अच्छा है कि कौन बुरा है, तो समय आने पर दिखाई देता है। संस्कार की अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के कर्मों से समय आने पर दिखाई देती है। ऐसा एक श्लोक है, काक कृष्ण पिक पिक, काक कृष्ण पिक कृष्ण, को भेदयो पिक काकयो, वसंत समय प्राप्त काक, काक काक पिक पिक। इसका मतलब यह है, काक भी काला है और पिक यानी कोयल भी काली है, कौवा और कोयल दोनों काली है। वो बधे पिक काक है। किसका कैसे इसमें भेद करें कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल है? लेकिन जब वसंत ऋतु आती है, वसंत समय प्राप्त है काक, वसंत जब प्राप्त आती है तो काक, कौवे की आवाज काव काव होती है और कोयल की सुरीली आवाज आती है। तब समझ में आता है कि अच्छे नागरिक कौन है और अच्छे नागरिक, कम अच्छे नागरिक कौन से हैं। ये हमको आपदा के काल में समझ आता है, युद्ध के काल में समझ आता है। तो ये बात को हमको समझना पड़ेगा कि जब हम स्वच्छता, पर्यावरण, व्यवस्थित रहना, निस्वार्थ है, समर्पण है, सेवा है, राष्ट्र की भावना से उत्प्रोत है, ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा। तो हमको आज ये बात करनी पड़ेगी। तो जैसे कई बार ऐसा लगता है कि हम, जैसे हम बहुत रैशनल हो जाते हैं, रैशनैलिटी है, इसको बुद्धिमतावाद कहते हैं। अब मैंने कहा जैसे जैसे ईश्वर क्या है, ऊपर से तो ठीक लगता है, कई बार ऐसा लगता है मूल चीजों पे, मूल एलिमेंट्स पे समाज प्रश्न उठाता है कि ये ईश्वर क्या है, समय समय पे संशय में डालता है। और ये बात हमको विश्लेषण करने में समझ में आता है। तो संशय करना क्या है कि अ, एक बार आप, जब तक आप किसी बात से कन्विंस नहीं हुए तो ठीक है, लेकिन एक बार सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया कि हाँ ये रास्ता ठीक है, और उसी रास्ते पर जाते आते संशय करें, तो सही है। ये संशयवाद नहीं है, ये सही नहीं है, ये रैशनैलिटी नहीं है। जैसे एक बंदर की कहानी छोटी सी बताऊंगा। ये बंदर की कहानी में क्या था कि एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में आम बड़े बहुत मीठे थे और बंदर को बहुत पसंद थे। तो वो देखता था कि मैं भी एक ऐसा पेड़ लगाऊं, मैं उसके भी आम खाऊं। तो उसने देखा किसान लगाता था, 10-12 वर्षों में वो आम का पेड़ बड़ा हुआ। तो उसने कहा मैं भी लगाऊंगा। तो उसकी एक गुठली थी, उसने भी उसी को धो धा के उसी गड्ढे में खोद के लगा दिया। जब लगा दिया तो उसने बंद करके ऊपर से पानी डालना शुरू कर दिया। डाल दिया तो थोड़ी देर बाद देखा कि 5-7 मिनट बाद देखा कि मुझे अभी अंकुरण तो हुआ नहीं।
बहुत देर तक देखता रहा, फिर से गड्ढा खोद के देखा, फिर से आम की गुठली निकाल के देखी, देखा कोई अंकुरण नहीं है, फिर से रख दिया, फिर मिट्टी डाल दी, फिर पानी डाला। ऐसे 5-5 मिनट में बार बार निकाल के वो आम की गुठली खोदता डालता रहता था, और उसमें कोई अंकुरण नहीं था। कहने का मतलब ये था कि उसके अंदर धैर्य तो नहीं था। जब आप संस्कार डालते हैं तो समय आने पर उसका फल आपको मिलता है। एक धैर्यहीन व्यक्ति किसी भी संस्कार को प्राप्त नहीं कर सकता। धैर्यहीन था बंदर। अब उसके अंदर उस तरह का बुद्धिवाद जागृत हुआ, बार बार खोद के देखता था, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। ये बुद्धिवादी, इसको मैं रैशनैलिटी कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि लास्ट में उसको लगा कि ये आम लगाने की प्रक्रिया ही गलत है, और उसने उठा के यह आम की गुठली को फेंक दिया। ये हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। और हम जब तक आम का पेड़ यानी संस्कारों का पेड़ संपूर्ण रूप से खड़ा नहीं होता, तब तक हमें धैर्य बनाए रखना है। हमें पहुंचना कहाँ है, ये हम पहले तय करते हैं, तब हम प्राप्त कर पाते हैं अपने लक्ष्यों को। तो एक उपयुक्त कार्य पद्धति जो होती है, बच्चे को कैसे तैयार करना है, स्कूल में कैसे पढ़ाना है, संस्कार हृदय कैसे बनाना है, एकात्म और समष्टि का भाव कैसे पैदा करना है, जो रास्ता तय किया है उसी पर चलना है, चरे वेती। इसलिए एक कहावत है, दोस्त मार्च ऑन डू ड्राइव। जो चलते रहते हैं वे पहुंच ही जाते हैं। ये बात हमको समझना पड़ेगा। तो आप जब चलेंगे तभी तो आप अगले स्तर पर पहुंचेंगे। ये बात हमको देखनी होगी। तो कुल मिला के आप इस बात को, हमें देश में अगर आपके अंदर नागरिक कर्तव्य की भावना, नागरिक कर्तव्य का बोध नहीं है, तो हमको बहुत कुछ आगे नहीं प्राप्त होता है। संविधान में इसकी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। यह स्व प्रेरणा से है, लेकिन वह नागरिक कर्तव्यों का बोध हम नागरिकों को ही बताना पड़ेगा, नहीं अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। हम टीचर हैं तो हमें अपने विद्यार्थी को बताना पड़ेगा, हम माँ बाप हैं तो हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। अगर हम प्रबुद्ध नागरिक हैं तो हमें आम जनमानस को भी बताना पड़ेगा। लोकपाल एक ऐसा मंच है जो कई प्रबुद्ध नागरिकों के मन में इस तरह की बातें डालता है, ताकि उनको कर्तव्य बोध, नागरिक बोध हो, ताकि वे अच्छे नागरिक पैदा कर सकते हो। मैं ज्यादा समय ले लिया, मुझे लगता है, और इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जो एक अकादमिक और एक प्रोफेसर से, एक विभाग के अध्यक्ष से हम लोग जो अपेक्षा करते हैं, और लोक पहल के जो आप स्तंभ हैं, महनीय कार्यकर्ता है, उस रूप में आपने भारत कर्तव्य बोध को भारत के संविधान, भारत की सभ्यता और संस्कृति से जिस प्रकार समेकित किया है, किस प्रकार स्वर्ण सिंह समिति और बाद में भारतीय संविधान के भाग 4 अब ए जोड़ा गया, 4A, और उसमें किस प्रकार 11 कर्तव्यों को समाहित किया गया, लेकिन उस 11 कर्तव्य का किस तरह भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार से उसके क्या सरोकार हैं, वह किस तरह भारत के विज्ञान और आध्यात्म से जुड़ता है। अभी आपने किसी का उदाहरण ब्लैक होल के माध्यम से बताया। किस तरह ये हमारा नागरिक कर्तव्य बोध जागृत हुआ बिना, हम अध्यापक के रूप में सिर्फ यही जानते हैं कि अपने बच्चों को हम केवल पाठ्यक्रम सिखा दें, लेकिन पाठ्यक्रम कभी भी पर्याप्त नहीं होता। पाठ्यक्रम से कभी नागरिक बोध का और कर्तव्य बोध का हम दर्शन नहीं करा सकते हैं। आपने बड़ी महनीय बात की है, सारगर्भित बात की है, मूल तत्व की ओर इंगित किया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को आपने इंगित किया है, उसके तरफ लौट चलने का जो यह सन्मार्ग और प्रयत्न दिखाया है। सर, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। आपने शिवाजी सावरकर को किस तरह उनके क्या क्या बंदी थे, और उन प्रतिबंधों को छोड़ के हमें कैसे आगे बढ़ना है और नागरिक जीवन को एकीकृत और समीकृत करना है, किस तरह समष्टि के भाव, समाज के भाव और सामाजिक कल्याण के भाव को जागृत करना है, उस दिशा में भी हम सबका आपने लोक पहल के एक महनीय कार्यकर्ता के, और एक तरह से आपने परिभाषित भी कर दिया कि लोक पहल का फलक कितना व्यापक और विशाल है, और उस पर किन किन बातों को हम उत्सर्जित करते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत इस महनीय वक्तव्य के लिए। अब हम लोगों के साथ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर उदयभान सिंह सर भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर के इस महनीय वक्तव्य के प्रति, डॉक्टर उदयभान सर,
हाँ डॉक्टर साहब मैं 2-3 मिनट में बोलूंगा। अब तक किसी और को बुलवा लीजिए, मैं 2-3 मिनट लगेंगे मेरे को आने में। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अब मैं ठीक। औपचारिक धन्यवाद के लिए डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, और उसके बाद सर बोलेंगे। डॉक्टर ऋषि जी। बहुत बहुत आभार सर आपका। एक बार फिर से मैं सभी को मंच पर जितने भी हमारे सभी हमारे आदरणीय अभिभावक, संरक्षक, हमारे साथी और सदस्यगण, कोर कमेटी के, और जितने भी हमें सुन रहे हैं लगातार वर्चुअल माध्यमों से, ऑनलाइन, मैं उन सभी के प्रति अपना सादर प्रणाम मैं निवेदित करता हूं, अपना अभिनंदन मैं निवेदित करता हूं। और सर ने बहुत मतलब व्यापकता से और बड़ी गहराई से नागरिक कर्तव्य से संबंधित तमाम उन महत्वपूर्ण पहलुओं को न केवल राजनीतिक बल्कि संवैधानिक, सामाजिक, अन्य तमाम उन आधारों से, यहाँ तक कि उसके सांस्कृतिक आधारों को भी सर ने बड़ी ही जो है स्पष्टता के साथ जो है मंच पर अपने इस वक्तव्य में रखा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जितने भी हमारे दर्शक होंगे, जैसा कि सर ने कहा कि ये वास्तव में बड़ा ही समीचीन विषय है, खास करके तब जबकि आज के समय में जो वैश्विक तरह की राजनीति कह लें आप, या फिर एक तरह से वैश्विक परिदृश्य जब एक अलग तरह की करवट ले रहा है, जिसमें कि रशिया और यूक्रेन का अलग तरह का मामला है, जिसमें कि गाजा और जो है इजराइल का अलग तरह का मामला है, जिसमें कि सीरिया भी कुछ दिन पहले ही वहाँ का मामला एक अलग तरह का है। तो ऐसे समय में बार बार, और जब आप अपने को एक जो है हारमोनियस कंट्री आप कहते हो, तो आपके सामने नागरिक कर्तव्यों को बार बार दोहराने, बार बार उसमें सुधार करने, बार बार उसको ठीक तरह से समझने और समझाने की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि इस देश के जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। जैसा अभी सर कह रहे थे कि जैसे ही इजराइल के ऊपर एक तरह का संकट आया, तो जितने भी वहाँ के लोग हैं जो कि बाहर कंट्रीज में रह रहे हैं, जो कि ज्यूस हैं, वो अपने देश के लिए वो खड़े हो रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले एक इजराइल के ही एक रिसर्च साइंटिस्ट जो कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो दिल्ली आए, तो उनसे मुझे बात करने का मौका मिला, और उन्होंने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से बताया कि किस तरह से लोग जो है एक समय तक जो है अपना काम विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, और एक समय के बाद वो सेना के साथ जा करके उस तमाम तरह के युद्धजन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। और जो जिस तरह की क्षमता रखता है, कोई भी प्रोफेसर जिस तरह की क्षमता रखता है, वो उस तरह का योगदान दे रहा है, रिसर्च स्कॉलर्स योगदान दे रहे हैं। तो ये सुन करके बहुत ही एक अलग तरह की कहिए कि नागरिक भावबोध की अनुभूति हुई कि ये कितना ही महत्वपूर्ण है एक राष्ट्रीय भावबोध को समझने के लिए, उसको ठीक ढंग से आने वाली पीढ़ियों को सतत रूप से जो है वो स्थापित करने के लिए। तो सर ने अपने वक्तव्य के माध्यम से उन तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तमाम पहलुओं और उनके तमाम उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को बड़ी ही अ, मतलब बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं से सर ने स्पष्ट किया, जो कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस विषय को ठीक ढंग से समझने के लिए, चाहे वो शोधार्थी हों, चाहे वो आम जनमानस के लोग हों, उनकी बड़ी मदद करेगा ये व्याख्यान। और चूंकि सर हमारे ही परिवार के जो है वो वरिष्ठ हैं, और उनका हमने हमेशा जो है वो आशीर्वाद मिलता रहता है, तो हमारे लिए एक परिवार के मुखिया का बोलना, और वो उसके लिए मतलब अब उसके लिए मैं एक परिवार का एक जो है कनिष्ठ सदस्य होकर के मैं क्या मैं आभार मैं प्रकट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरे मंच परिवार की तरफ से मैं सर को हार्दिक आभार और जो है इस वक्तव्य के लिए अभिनंदन प्रेषित करता हूं। साथ साथ में इस सदैव इस कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से संचालित करने के लिए
इसको ठीक तरह से जो है मार्गदर्शित करने के लिए और हमेशा बढ़ चढ़ करके आगे अभिभावक की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का मैं हार्दिक आभार जो है को हार्दिक आभार और अभिनंदन जो है वो प्रेषित करता हूँ। साथ साथ में इस मंच से जुड़े हुए तमाम जो हमारे साथी हैं, जिसमें कि अनूप जी हैं, आशुतोष मिश्रा जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, चंद्रकिशोर जी हैं, भावेश जी हैं, प्रभाकर चौहान जी हैं, टीकम चंद मीणा जी थे अभी, फिलहाल वो भी नहीं है इस लिस्ट में, अमन गुप्ता जी, विपिन कुमार जी, प्रफुल्ला जी और ऋषिकांत सिंह जो कि वहीं जौनपुर से ही जुड़े हुए हैं, सीमा सोनी जी। मैं इन सभी लोगों का जो है वो हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इस पूरे कार्यक्रम में लगातार अपनी उपस्थिति आप बनाए रखें और इसी से ही इस जो है आज के वक्तव्य की सफलता का पता चलता है कि हमारी जो उपस्थिति है वो लगातार बनी रही। लोगों ने बड़े ही गंभीरता से और बड़े ही संजीदगी से इस जो है व्याख्यान को सुना। मैं एक बार फिर से सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूं। साथ साथ इतने सुंदर संयोजन के लिए MIT को, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वो तमाम टीम जिसने कि इसको बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित किया है, मैं उनके प्रति भी अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। आपने कहा, सर ने कहा, परिमार्जन की आवश्यकता होती है और निरंतर उसके जो जब तक नागरिक कर्तव्यों को रिफाइन नहीं की, सर ने इजराइल की बात की और किस तरह वहां का सैन्य प्रशिक्षण होता है। मैं कुल मिला के कहूंगा, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और अध्यापक हूं, लेकिन इस दृष्टि से मैंने संवैधानिक दायरे से निकल करके यह कर्तव्य बोध किस तरह धरती पर अवतरित, जमीन पर अवतरित हो, उन तमाम पहलुओं पर और विशेष करके एक साथ चलना, एक साथ बोलना, एक साथ ग्रहण करना, जो संघ की पद्धति है और जो हमारी राष्ट्रीय विरासत है, उसके साथ उसके सांस्कृतिक समीकरण को जो सर ने स्थापित किया, अद्भुत और अपूर्व है। हमारे साथ सुन रहे लोगों में से, लाइव प्रसारण देख रहे लोगों में से हमारे धर्म जागरण के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री शिवमूर्ति जी भाई साहब भी हमको सुन रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप फेसबुक पर हमको सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं एक इस टिप्पणी के साथ प्रोफेसर उदय भान सर की टिप्पणी के साथ हम लोग कार्यक्रम का अवसान करेंगे। प्रोफेसर उदय भान सर। जी धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। प्रोफेसर अविनाश जी ने नागरिक कर्तव्य, आयाम और चुनौती जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर उन्होंने विचार रखे और विचार रखते हुए उन्होंने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य है उस पर उन्होंने विवेचनात्मक न केवल टिप्पणी की बल्कि प्रकाश भी डाला। और निश्चित रूप से 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने के साथ साथ अधिकारों की व्यवस्था भी की गई भारतीय संविधान में। लेकिन अधिकार तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कर्तव्य पूरे नहीं होते। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम सब अधिकांश जितने श्रोता हैं, जितने जुड़े हुए हैं, सभी राजनीति विज्ञान से, लोक प्रशासन से, समाज विज्ञान के विविध आयामों से जुड़े हुए हैं। और कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर अविनाश जी ने जो बात कही, उसका निचोड़, उसका सारांश यही है कि हम अधिकारों की चिंता तो करें ही, लेकिन उससे पहले हम कर्तव्यों की भी चिंता करें। दरअसल होता क्या है कि हम अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन जब बात कर्तव्य की आती है तो उस समय हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के दृष्टांतों की चर्चा करते हुए प्रोफेसर अविनाश जी ने बताया कि जितने महत्वपूर्ण अधिकार हैं उतने ही महत्वपूर्ण कर्तव्य भी हैं। आज का जो परिदृश्य है, राष्ट्रीय परिदृश्य, चाहे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य हो चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य हो, उसमें नागरिक होने का जो बोध है वो तभी सार्थक हो सकता है जब कर्तव्यों का बोध हो। आज अनेक प्रकार की दिक्कतें, अनेक प्रकार की समस्याएं
अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर हम सबको दिखाई देती हैं। और उसके साथ ही राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें तो अनेक प्रकार की चुनौतियां कर्तव्यों के समक्ष दिखाई देती हैं। हम क्या हैं, कौन हैं, किस दायित्व में हैं, क्या हम उन दायित्वों का श्रद्धा से, निष्ठा से, ईमानदारी से हम उसका पालन कर रहे हैं क्या? प्रोफेसर अविनाश जी ने अपने पूरे वक्तव्य में ये बात बताने की कोशिश की है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों के प्रति उनके प्रति प्रतिबद्धता नहीं रखेंगे, तब तक न केवल स्वयं के जीवन में, परिवार के जीवन में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस विश्व में रहते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति ढीले रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आएंगी। इसलिए नागरिक होने का कर्तव्य हमको हर हाल में निभाना ही चाहिए। अनेक प्रकार की चुनौतियों से राष्ट्र घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने आ ही रही हैं। हम समाज के जागृत नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके निश्चित रूप से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्रोफेसर अविनाश जी ने जो बात कही और उसके बाद ऋषि जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। केवल मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हम केवल सुने ही ना, उसे आत्मसात भी करें। आत्मसात करके अपने जीवन में उतार कर उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करें। तभी इस प्रकार के व्याख्यानों का, तभी इस प्रकार के प्रबोधनों का, तभी इस प्रकार के पाथेय जो हैं वो वास्तव में सार्थक सिद्ध हो पाएंगे। मैं लोक पहल परिवार के अभिभावक प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी का, डॉक्टर अखिलेश जी का, सभी लोक पहल परिवार के सभी सदस्यों का, अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भी आज के इस अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया, इस मौके पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। मैं अविनाश जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही सहज सरल तरीके से उन्होंने नागरिक कर्तव्य, उसके आयाम और चुनौतियां क्या क्या हैं उस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। सर के उद्बोधन का जो मौलिक पक्ष था वह है कि संक्रमण की बेला का समाधान केवल और केवल नागरिक कर्तव्य बोध ही करा सकते हैं। मैं राजनीति विज्ञान के साधारण विद्यार्थी के रूप में यह जरूर देख रहा हूं कि आने वाला समय भारत में भी एक कम्युनल हार्मनी के लिए बड़ा स्ट्रगल लेके आ रहा है, एक कास्ट का स्ट्रगल लेके आ रहा है। और इस तरह की विदेशी शक्तियां, आपने कहा कि वैश्विक परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य दोनों तरफ अपना ध्यानाकर्षण डॉक्टर अविनाश सर ने किया था। वह निश्चित रूप से गंभीरता के साथ, यह दूरदृष्टि के साथ आज का व्याख्यान हम सबको एक नई दिशा देगा, एक सन्मार्ग पर करेगा और कर्तव्य निरंतर परिमार्जित करने की आवश्यकता है। और आज का संक्रमण हम लोगों ने देखा है पीलीभीत में किस प्रकार का स्ट्रगल, एक समुदाय दूसरा समुदाय आमने सामने आया और एक साधारण सी बात पर सर ने, और उन सारी समस्याओं का समाधान, भारतीय राजनीति में जिस प्रकार की विद्रूपता आ रही है, राष्ट्र से बड़ा कास्ट होता जा रहा है, हम बटेंगे तो कटेंगे, इन सारी समस्याओं को संक्रमण के तरफ दूरदृष्टि से जो इंगित किया है, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बड़े लोगों में से शिवमूर्ति जी भाई साहब सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। वो हमारे बहुत वरिष्ठ प्रचारक हैं, राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनका अभिनंदन। सभी अपने अमन गुप्ता, डॉक्टर विपिन कुमार, प्रफुल्ल कुमार नाथ जी, ऋषि सिंह जी, सीमा सोनी जी के साथ ही प्रोफेसर उदय भान सर, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, अनूप सिंह जी, आशुतोष मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, चंद्र किशोर जी, प्रभाकर चौहान जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और इस आभासी मंच को की उपलब्धता कराने के लिए और बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को लगभग वो जब से हमसे जुड़ी हैं, यह बहुत सुव्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम चलता है। ऐसी बहन मानसी थपलियाल और कनिष्का वशिष्ठ जी का बहुत बहुत
आभार और अभिनंदन। और सर को एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम, अनेक प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ मैं चाहूंगा कि मानसी जी आज के कार्यक्रम का समारोह करें। सर बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।